हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन एकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वांडरिंग की। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हमने गवर्नमेंट बजट का पूरा यूनिट खत्म कर लिया था। अब ये शाम का वक्त हो चुका है और शाम को अब हम करने वाले हैं एक नया यूनिट, दैट इज नेशनल इनकम। तो ये जो नेशनल इनकम है, इसमें हमारे को पता है कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं? 3 चैप्टर्स। और इसमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है। इसमें न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करेंगे। हम क्या करेंगे? थ्योरी कवर करने वाला है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लास्ट वीडियो जो होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से बनेगी और वो न्यूमेरिकल्स हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम। एंड सबसे पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन अगर नेशनल इनकम की जगह नेशनल प्रोडक्ट पूछ ले, सेम ही होता है। ठीक है, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट सेम ही होता है। तो नेशनल इनकम होती क्या है? नेशनल इनकम होती है हमारी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लेती हूँ, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या बात समझ आई हमें कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कौन से गुड्स? फाइनल गुड्स। अगर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेशनल इनकम। वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी। बट ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है ये नॉर्मल रेजिडेंट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। कौन प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करेगा। कहाँ करेगा? डोमेस्टिक टेरिटरी या उसके बाहर। कितने टाइम पीरियड में? 1 साल के अंदर। नेशनल इनकम हमेशा जो है 1 साल की गिनी जाती है, काउंट करी जाती है। सो ये जो नेशनल इनकम है, बेसिकली नेशनल इनकम सारे वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नॉर्मल रेजिडेंट प्रोड्यूस करता है डोमेस्टिक टेरिटरी या उसके बाहर और आउटसाइड इट इन अ ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। बात क्लियर? ग्रेट। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है फिर मैम? अगर यहाँ पे हम आउटसाइड हटा देना, हम सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें, हम किसकी बात करें? डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। सो डेफिनेशन इज सेम। अगर आप देखो डेफिनेशन दोनों की क्या है? सेम है, बस डिफरेंस क्या है? आउटसाइड और आउटसाइड यहाँ पे नहीं है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रही हूँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी या उसके बाहर हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगी। क्लियर? ग्रेट। चलो, तो मैम यहाँ पे जो ये नॉर्मल रेजिडेंट है ये क्या होता है? इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल रेजिडेंट? नॉर्मल रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो कि उस कंट्री में रिसाइड करता है, मतलब उस कंट्री में रहता है जहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वहीं पे वो अपना कमा रहा है, अपनी लिविंग अर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट। उस इंसान को, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रेजिडेंट। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स आर द दोज पर्सन्स हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स in a country and they live in a country in which they live and whose economic interest lies in that country, और उसी कंट्री में उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है। बात आई समझ? ग्रेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बात खत्म। ठीक है, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे तो बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है हमारे कंट्री की, कोई सी भी कंट्री की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। पर इसमें जितने भी इस कंट्री में जितने फॉरेन एम्बेसीज है ना उसे हम हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। जितने भी इस कंट्री में एम्बेसीज हैं उसको हम क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड कर देते हैं। बट इस कंट्री की एम्बेसी अगर किसी बाहर देश में है तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। अगर इस देश की, इस कंट्री की एम्बेसी अगर कहीं दूसरे देश में है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? इंक्लूड कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ द country excluding the foreign embassies and international institutions located within the geographical territory extremely sorry and including the embassies of this country की जितनी भी embassies हैं उसको हम क्या कर लेंगे? इंक्लूड कर लेंगे, जो कि geographical territory के बाहर है।
क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. व्हाट डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हो रहे हैं. वो फाइनल गुड्स बेसिकली, वो फाइनल गुड्स नहीं, वो गुड्स जो कि कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए होंगे उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं. बट जो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं. जो फॉर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट गुड. एक एग्जांपल लूंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं. देखो अब मैं अगर बात करती हूँ कंप्यूटर की, हम बात करते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप्स की. तो अगर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर आपके घर में है, मतलब हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर यूज़ कर रहा है इस कंप्यूटर को, तो वो फॉर कंजप्शन होगा. वो फॉर कंजप्शन होगा. और कोई भी गुड फॉर कंजप्शन है तो वो कौन सी गुड होगी? फाइनल गुड हो जाएगी. क्या हो जाएगी? फाइनल गुड. बट यही कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल शोरूम में है, यही कंप्यूटर फॉर शोरूम है, तो शोरूम में क्या शॉपकीपर अपने आप कंज्यूम करता है? नहीं, वो क्या करता है? वो बेचने के लिए, वो फॉर रीसेल है. तो अगर कोई भी गुड फॉर रीसेल हुआ तो वो कौन सा हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे. वो क्या हो जाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स. बट वही कंप्यूटर फॉर एग्जांपल साइबर कैफे में है, तो वो साइबर कैफे वाला अपने लिए यूज करता है. क्या पर्सनल कंजप्शन है उसकी? नहीं. तो क्या फिर वो रीसेल फॉर रीसेल है? वो भी नहीं है. तो वो क्या है? वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अर्न करता है. हाँ या नहीं? उसके लिए वो कंप्यूटर क्या है? इन्वेस्टमेंट है जिससे वो अर्न करता है. सो दैट विल बी योर फाइनल गुड. साइबर कैफे वाले के लिए वो क्या है? फाइनल गुड है. बात आई समझ? क्लियर? ओके. तो मैम फिर फर्दर प्रोडक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल वुड है, वुड से आप फर्नीचर बना रहे हो, तो वुड फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये वुड फॉर फर्दर प्रोडक्शन है, आगे प्रोड्यूस करने के लिए है. तो ये वुड यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा. और यहाँ पे फर्नीचर फाइनली जब बन जाएगा ये फाइनल गुड हो जाएगा. क्लियर? ग्रेट. तो आपके हिसाब से हमें क्या ऐड करना चाहिए नेशनल गुड में? जो फाइनली बन चुका है या जो बन रहा है? जो फाइनली बन चुका है. सो जितने भी फाइनल गुड्स हैं वो इंक्लूड होते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में. बट इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होते. बात आई समझ? ठीक है. चलो, और क्या डिफरेंस है इसके बीच में कि जो चीज़ ऑलरेडी रेडी है, जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो भाई उसमें और कोई वैल्यू ऐड करोगे क्या? नहीं. सो नो वैल्यू हैज़ बीन एडेड. बट अभी क्योंकि कोई चीज़ तैयार नहीं हुई है तो उसमें और वैल्यू ऐड करोगे क्या? बिल्कुल करोगे. तो सम वैल्यू हैज़ टू बी एडेड इन द इंटरमीडिएट गुड्स. अब भाई ये चीज़ बन चुकी है, ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाती है. बट अभी ये चीज़ बनी नहीं है तो ये अभी भी स्टिल प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगी. एग्जाम्पल दे रखा है मिल्क परचेज बाय द हाउस होल्ड. हाउस होल्ड अपने लिए मिल्क परचेज कर रहा है, उसकी फाइनल कंजप्शन है. हाँ या नहीं? और जो मिल्क डेयरी शॉप वाला खरीद रहा है, डेयरी शॉप वाला जो यूज़ कर रहा है वो मिल्क क्या है? फॉर रीसेल है, इसलिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा. बात आई समझ? बहुत अच्छे से आपको अगर क्लियर हुए तो बस हमारे को एक चीज़ क्या जाननी है, अगर कोई भी चीज़ फॉर कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा. बट अगर वो फॉर रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन के लिए है तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे. क्लियर? ओके. चलिए आगे करते हैं. और आगे है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड. इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इसमें हमारे को क्लासीफाई करना है. क्या करना है? क्लासीफाई करना है. तो फटाफट बताओ. पेपर पब्लिश्ड बाय द पब्लिशर, उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है. वो यूज़ करता है उस पेपर को पब्लिश करने के लिए. फर्नीचर स्कूल वालों के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है. फर्नीचर अगर वो खरीद रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा, वो उनके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो ये फाइनल गुड्स है. हाँ या नहीं? फिर मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अभी हमने पढ़ा था फाइनल गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन है. ग्रोसरी शॉप वाला भाई राइस क्यों खरीदेगा? बेचने के लिए खरीदेगा. एंड फॉर एनीथिंग दैट इज फॉर रीसेल इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स. कोल अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज़ कर रहा है, भाई एक बात बताओ, कोल मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा होगा तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे. कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, ऑफिस में कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड है, अभी बताया था फाइनल गुड बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. कोल कंज्यूमर हाउस होल्ड यूज़ कर रहा है तो फाइनल गुड हो जाएगा, वो फाइनली कंज्यूम कर रहा है, प्रोडक्शन में हेल्प नहीं हो रही, प्रोडक्शन में हेल्प होगी तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा. मोबाइल सेट परचेज बाय मोबाइल डीलर, मोबाइल डीलर अगर मोबाइल सेट्स खरीद रहा है भाई वो बेचने के लिए तो खरीद रहा होगा, सो दैट मोबाइल सेट्स विल बी
intermediate good because it is for resale. Purchase of pulses by a consumer, consumer दाल खरीद रहा, that pulses is for final consumption, that is final goods. Chalk duster purchased by a school is a intermediate good. वो chalk duster teaching provide करने के लिए, teaching देने के लिए जो है हमारे को knowledge देने के लिए चॉक डस्टर यूज़ करा जाता है स्कूल में, सो दैट विल बी एन इंटरमीडिएट गुड. तो मैम यहाँ पे फर्नीचर हमने फाइनल गुड क्यों बोला था? बिकॉज फर्नीचर लंबे समय तक के लिए चलता है, वो उनका इन्वेस्टमेंट है, इस वजह से. ठीक है. फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, फार्मर्स कोई क्रॉप उगा रहा है उसके लिए वो फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. प्रिंटर, अगर लॉयर प्रिंटर यूज़ कर रहा है उसके लिए वो फाइनल इन्वेस्टमेंट है, दैट विल बी फाइनल गुड्स. अगर एंड तक के साल के एंड तक अगर कोई भी कोल अनसोल्ड रह जाता है, दैट विल बी और क्लोजिंग स्टॉक. और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होता है? हमारी एसेट होती है, और इसलिए वो फाइनल गुड बन जाएगा. बिल्कुल. रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, फर्म ने रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर लिया, उसके लिए वो फाइनल गुड है, उसके लिए वो क्या है? इंस्टॉलमेंट है, उसके लिए वो क्या है? इंस्टॉलमेंट है. सॉरी, आई बात समझ? बिल्कुल. नेक्स्ट इज शुगर यूज बाय स्वीट शॉप. स्वीट शॉप स्वीट बनाने के लिए शुगर यूज़ कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे. वो स्वीट्स बनाने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है क्या फाइनल गुड होता है और क्या इंटरमीडिएट गुड्स होता है. डन. नेक्स्ट इज डबल काउंटिंग क्या होता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. डबल काउंटिंग मतलब फॉर एग्जांपल आपका वुड है और इससे आप फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हो. वुड है, वुड से आप क्या कर रहे हो? फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हो. तो ये वुड फॉर एग्जांपल मान लो 5000 का है, इससे आपने जब फर्नीचर बनाया, ये फर्नीचर आपकी 8000 की हो गई. कितने की हो गई? 8000 की हो गई. तो ये 5000, अगर अब मैं देखूं, अगर मैं सारे गुड्स की वैल्यू ले लूं, वुड कितने का? 5000 का, और फर्नीचर कितने का? 8000 का. तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल कितने हो जाएंगे? 13000. तो क्या मेरी नेशनल इनकम 13000 है? नहीं. क्यों? क्योंकि इस 8000 में ऑलरेडी 5000 इंक्लूडेड है. ऑब्वियस सी बात है ना, इस 8000 में 5000 की वैल्यू इंक्लूडेड होगी. तो हमारी बेसिकली वैल्यू है कितने की? सिर्फ 8000 की. सिर्फ कितने की है? 8000 की. तो भाई डबल काउंटिंग क्या होता है? अभी जो हमने 13000 गिने ना, उसी को ही हम कहते हैं डबल काउंटिंग. उसी को हम क्या कहते हैं? डबल काउंटिंग. तो डबल काउंटिंग वो एरर है जब हम नेशनल इनकम काउंट करते समय सबका सब टोटल आउटपुट ऐड कर लेते हैं. हम क्या कर लेते हैं? टोटल आउटपुट ऐड कर लेते हैं. बल्कि हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू लेनी चाहिए. बात आई समझ? क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसकी वैल्यू एडेड होती है. तो ये रहा आपका एग्जाम्पल. ठीक है, मैंने यहाँ पे व्हीट और फ्लोर का और ब्रेड और फ्लोर का एग्जाम्पल दे रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट इज इस प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम सीधा फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लें. एक तरीका यह है, फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लें, या जितना सिर्फ वैल्यू ऐड हुआ है एट ईच स्टेज सिर्फ वो कैलकुलेट कर लें. मैम आप क्या बोल रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान के चल लो कि आपका क्या था, एक फॉरेस्ट है. ठीक है, फॉरेस्ट से आपने वुड खरीदा, दैट इज़ 5000 का. हाँ या नहीं? कितने का खरीदा? 5000 का. फिर आपने इससे फर्नीचर बनाया जो कि 8000 का था, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू कितनी ऐड हुई? 0 थी. 0 से कितनी वैल्यू ऐड हो गई? 5000 की. 0 से वैल्यू कितनी ऐड हो गई? 5000 की. और यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी ऐड हुई? 3000 की. तो अगर मैं 5000 और 3000 दोनों को ऐड करूँ तो क्या मुझे 8000 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा. तो दूसरा तरीका यह है कि कितना वैल्यू ऐड हुआ सिर्फ वो ले लो, या जितना फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो ले लो. दोनों का आंसर सेम ही आएगा हमेशा. क्लियर? ग्रेट. तो अब ये बात तो हमें समझ आ गई मैम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें. बट सुनो, अगर क्वेश्चन आपका पूछे व्हाट इज़ डबल काउंटिंग, सिर्फ अगर एग्जाम में व्हाट इज़ डबल काउंटिंग 2 मार्क्स में पूछा गया तो आप डेफिनेशन लिख के आओगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. 3 मार्क्स में पूछा गया, वैसे पूछेंगे नहीं 3 मार्क्स का तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बट अगर 3 मार्क्स में आपसे 3 या 4 मार्क्स में अगर आपसे पूछा गया तब आप डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल दोनों लिख के आओगे. डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल दोनों लिख के आओगे. और अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये आपसे
2 मार्क्स में पूछ लिया, मैम क्या बात कर रहे हो, पूछ सकते हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपसे ये पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया तो आप उस टाइम पे एग्जाम्पल मत लिख के आना, सिर्फ ये डेफिनेशन और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी वो बता के आना। बट अगर वही चीज़, यही चीज़ अगर आपकी 4 मार्क्स में पूछ ली गई, डेफिनेशन लिख के आओगे, एग्जाम्पल लिख के आओगे और साथ में साथ कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो लिख के आओगे। क्लियर, ठीक है। तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ें इसमें डाल दी, जिस भी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा या जो भी मार्क्स होंगे उसके हिसाब से, जो भी वेटेज होगा उसके हिसाब से आप लिख के आ जाना, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम या फैक्टर इनकम, इसी का उल्टा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट, क्योंकि भाई किसी की इनकम किसी के लिए, दूसरे के लिए क्या होगी, पेमेंट ही तो होगी। तो क्वेश्चन तो आपको घुमा सकता है और बोल सकता है कि हमें ट्रांसफर इनकम नहीं जानना, हमें ट्रांसफर पेमेंट जानना, बताओ क्या होता है। बच्चा कंफ्यूज नहीं, हमें कंफ्यूज नहीं होना, हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ के जाएंगे। चलिए, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो उसी करंट ईयर में, प्लीज याद रखना अभी मैं बात जो बोल रही हूँ, करंट ईयर में अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसी करंट ईयर में आपको इनकम मिल जाए, जिस साल आपने सर्विस प्रोवाइड करी उसी के बदले आपको उसकी इनकम मिल जाए उसी साल, तो हम उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम। बट आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, बट आपने कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी और तब भी आपको इनकम मिल रहा है उसी करंट ईयर में, उसी करंट ईयर में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनकम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसफर इनकम। सो यहाँ पे फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज आपको इनकम मिल रही है और यहाँ पे विदाउट रेंडरिंग द फैक्टर सर्विसेज आपको इनकम मिल रही है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, जब आपने कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करा, जब आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज ही ऐड नहीं करे हैं, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोवाइड नहीं करा है, तो मैं उसे नेशनल इनकम में जोड़ूं क्या, नहीं जोड़ना। तो क्या फिर जोड़ेंगे हम, फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है। सर्विस किस लिए प्रोवाइड करी जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। तो कौन सी चीज़ ऐड होगी, फैक्टर इनकम ऐड होगी। क्या चीज़ ऐड नहीं होगी, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होगी, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होगी। तो ये हमारा अर्निंग कॉन्सेप्ट है। आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसके बदले आपको पैसा मिलता है। यहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, कोई सर्विस नहीं दे रहे हो, सिर्फ इनकम ले रहे हो, रिसिप्ट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, हाँ या नहीं, बिल्कुल ओके। ये कौन रिसीव करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करता है। ये कौन करता है, हाउस होल्ड या गवर्नमेंट जो है कोई भी रिसीव कर सकता है। एग्जाम्पल, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे आपके फैक्टर इनकम है क्योंकि आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे के सारे आपके ट्रांसफर इनकम है। क्यों, क्योंकि इसके बदले आप कोई भी सर्विसेज नहीं दे रहे हो। अब आपके दिमाग में हो सकता है मैम पेंशन तो हमने सर्विस के वजह से तो मिलती है, क्या आपने करंट ईयर में वो सर्विस प्रोवाइड करी है, नहीं, पेंशन आपको इस साल मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या आपने करंट ईयर में आपने वो सर्विस प्रोवाइड करी है, नहीं करी है, इस वजह से पेंशन आपका ऐड नहीं होगा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिफाइन करते हैं जब आपकी पेमेंट और रिसिप्ट्स के फ्लो चलता रहता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी इसे मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। पर नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है ये भी अभी मैं बताती हूँ। इसके लिए हमें 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना पड़ेगा बेसिकली। तो व्हाट इज 2 सेक्टर मॉडल, इसी में हमारा ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ समझा रही हूँ, इससे हमारे को ये वाला डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो भी कवर हो जाएगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कवर हो जाएगा और ये क्वेश्चन खुद में ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट फ्लो बनाते हैं। ये हमारा आ गया हाउस होल्ड, ये हमारा आ गया फर्म, ठीक है। ये है हाउस होल्ड और ये है हमारा फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड जो है अपने फैक्टर सर्विसेज देता है, क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको, फर्म को। और वो फैक्टर सर्विसेज होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज जैसे वो प्रोड्यूस करेगी वो हाउस होल्ड को पास ऑन कर देगी, वो क्या कर देगी, गुड्स एंड सर्विसेज को पास ऑन कर देगी, हाँ या नहीं, ठीक है। इसमें कोई मनी का फ्लो हुआ, फैक्टर सर्विस दे दिया, उसके बदले उसने गुड्स एंड सर्विसेज दे दिया, इसमें मनी का फ्लो हुआ नहीं, इसी को हम कहते हैं रियल फ्लो, इसी को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इज नोन एज रियल फ्लो, इज नोन एज
रियल फ्लो। तो मैम मनी फ्लो क्या होता है? अब एक बात बताओ, इसने अगर फैक्टर सर्विसेज दिए हैं, फ्री में बांटेगा क्या? नहीं, वो उसके बदले क्या देगा? उसे फैक्टर पेमेंट देगा। कौन? फर्म जो है हाउस होल्ड को क्या करती है? फैक्टर पेमेंट करती है, फैक्टर पेमेंट देती है। ठीक है, जो उसने फैक्टर सर्विसेज लिए हैं उसके बदले वो क्या करेगी? फैक्टर पेमेंट देगी। और हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज के बदले क्या देगा? कुछ पेमेंट करेगा। उस पेमेंट को हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जो पैसा आया, जो पैसा उसको फैक्टर पेमेंट के तौर पे मिला, वही पैसा वापस से उसने दे दिया। फिर जो इससे पैसे आए होंगे वापस से उसको फैक्टर पेमेंट दे देगा, हाँ या नहीं? तो ये फ्लो ऐसी ही क्या होता रहता है? चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट का फ्लो चलता रहता है। आई होप आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे खर्चा कर रहा है, किससे करेगा? मनी के थ्रू, तो ये भी मनी में आता है, मनी फ्लो हो जाएगा। फैक्टर पेमेंट भी मनी के थ्रू करेगा, दैट इज मनी फ्लो। तो दोनों ही चीज़ें किस में आ जाएंगी? मनी फ्लो में आ जाएंगी। और जिसमें पेमेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा? रियल फ्लो। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? फ्लो ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ट्स। रियल फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किसका फ्लो होता है? मनी का फ्लो होता है। किससे? फर्म से हाउस होल्ड में, हाँ या नहीं? अब एक चीज़ याद क्या रखनी है आपको कि रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो भी कहते हैं और मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। क्लियर? ओके। अब टू सेक्टर मॉडल, हमने ये जो सेक्टर पढ़ा है ये टू सेक्टर मॉडल है। ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है? हमारा टू सेक्टर मॉडल। बट ये विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे मैंने सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात करी क्या? नहीं, तो ये विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें देखो, अगर आप ये पढ़ोगे तो सेम चीज़ जो मैंने बोली है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो चीज़ यहाँ पे मैंने बोली है वही चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है? ओके, चलिए आगे करते हैं। आगे बोलता क्या है कि आप मुझे टू सेक्टर तो बताओ बट विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बताओ। ओके भाई, हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है क्या आएगा? हाउस होल्ड। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? फर्म। हाउस होल्ड फर्म को क्या देगी? फैक्टर सर्विसेज देगी। क्या देगी? फैक्टर सर्विसेज देगी। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिख के आओगे। फर्म उसके बदले क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देगा? गुड्स एंड सर्विसेज। अब उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड फर्म को पैसा देती है जिसको हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और फर्म फैक्टर सर्विसेज के लिए हाउस होल्ड को पेमेंट करती है जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। पर बीच में आता है कैपिटल मार्केट। क्या आता है? कैपिटल मार्केट। CM मतलब कैपिटल मार्केट। ठीक है? अब जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड क्या करता है? अपना जितना पैसा उसके पास आ रहा है, ज़रूरी थोड़ी है वो पूरा का पूरा खर्च करे। वो क्या करता है? वो बीच में कुछ ना कुछ सेव करता है। तो बीच में जब वो सेव करता है वो कहीं ना कहीं डाल देता है, चाहे वो इन्वेस्ट कर रहा है, बैंक में डाल रहा है, कहीं पे भी हम मान के चल रहे हैं कि वो अपने पास कुछ कैश नहीं रख रहा, वो आगे कैपिटल मार्केट में डाल देता है। तो उसकी जितनी भी सेविंग है वो किस में चली गई? कैपिटल मार्केट में चली गई। और फर्म जरूरी थोड़ी है कि जितना पैसा उसके पास आ रहा है उतना ही वो खर्च करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो क्या होता है कि फर्म ये जो कैपिटल मार्केट में पैसा डाला है, इसी कैपिटल मार्केट से पैसा ले लेता है और इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। बात आई समझ? बिल्कुल मैम। तो ये चीज़ जो बोली है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब अगर ध्यान दो तो ये जो वो पैराग्राफ वही है जो ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, सेम पैराग्राफ वही है, बस एक्स्ट्रा आपको क्या ऐड ऑन करना है कि इन टू सेक्टर मॉडल इनकॉर्पोरेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वी अज्यूम वॉट एवर इज सेव्ड बाय द हाउस होल्ड इज डिपॉजिटेड विद द कैपिटल मार्केट। जितना भी सेव करा हम एज्यूम करके चलेंगे कैपिटल मार्केट में डाल दिया और फर्म वहीं से ही लोन ले रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो भी चीज़ समझाई वही चीज़ है ना, मैं वही कह रही हूँ। जो चीज़ मैं अगर आपसे जो बोल रही हूँ वही आपको नोट्स में मिलेंगे और आपको बहुत आसानी हो जाएगी सारी चीज़ें याद करने में। ठीक है? 10 सेविंग ऑफ हाउस होल्ड फ्लो टू द फर्म एंड अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू द मीडियम ऑफ कैपिटल मार्केट। जितना सेविंग हुई उतनी ही वो क्या कर लेता है? इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। बात आई समझ? क्लियर? अब एक बात समझो कि ये फ्लो अच्छा खासा चल रहा था, हाउस होल्ड ने क्या करा? सेविंग कर ली, मतलब अच्छा खासा जो सर्कुलर फ्लो हो रहा था उसमें से पैसे निकाल लिए। तो इसको हम कहते हैं क्या? लीकेज। सेविंग क्या है यहाँ पे? लीकेज है। सेविंग क्या है यहाँ पे? लीकेज है। बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, फर्म ने वापस से फ्लो में पैसा ऐड ऑन कर दिया, इन्वेस्ट करके फ्लो में वापस से पैसा डाल दिया, तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट क्या है? इंजेक्शन है। इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पे?
इंजेक्शन है। ज़्यादा डीपली नॉलेज नहीं लेनी है, जितना बोल रही हूँ बस उतना समझो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इंजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अभी एग्जाम के लिए जितनी चीज़ें रेलिवेंट है सिर्फ मैं उतनी ही बात कर रही हूँ, मैं उससे एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज 3 सेक्टर मॉडल। अभी हमने सिर्फ 2 सेक्टर की बात करी थी, हाउस होल्ड और फर्म। अब हम बात करेंगे 3 सेक्टर की, जिसमें आ जाएगा हमारा गवर्नमेंट, जिसमें क्या आएगा, गवर्नमेंट। तो देखो भाई, हाउस होल्ड और फर्म मैं वापस से नहीं बना रही हूँ, सेम फ्लो बनेगा। जैसे ये फ्लो बनाया ना हमारा, वही सेम फ्लो यहाँ पे हमारा बनेगा, ठीक है। बस आपको क्या ऐड करना है, देखो हाउस होल्ड है, फर्म है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी। अब हाउस होल्ड बताओ, गवर्नमेंट से हाउस होल्ड का क्या रिलेशन है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड से टैक्सेस लेती है, क्या लेती है, टैक्सेस लेती है। और गवर्नमेंट में भी तो कोई एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे ना, उन्हें भी तो काम करवाना होगा ना, वो काम कौन करेगा, हाउस होल्ड करेगी। कौन करेगा, हाउस होल्ड। तो जब भाई काम करेगा तो उसके बदले हाउस होल्ड क्या देगी, फैक्टर पेमेंट करेगी। क्या करेगी, फैक्टर पेमेंट। बात आई समझ, क्लियर है, ओके। तो फिर गवर्नमेंट और फर्म का क्या रिलेशन है। फर्म गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को भी तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगे, वो कौन देगा, फर्म देगी। क्या कौन देगा, फर्म। तो उसके बदले गवर्नमेंट इनको क्या देगी, पैसा देगी, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट परचेजेस, जिसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट परचेजेस। बात आई समझ, ओके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ना इन्हें सब्सिडीज भी देती है। क्या देती है, फर्म को सब्सिडीज देती है, कम प्राइजेस में जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। बट फर्म फिर गवर्नमेंट को क्या देती है, फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्सेस देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स। तो ये था हमारा 3 सेक्टर मॉडल। ये क्या है हमारा 3 सेक्टर मॉडल। बात आई समझ, ओके। तो यहाँ पे मुझे लीकेज और इंजेक्शन बता सकते हो क्या। लीकेज था टैक्स, क्योंकि पैसा जा रहा है, ठीक है, पैसा फ्लो कम कर रहा है, टैक्स फ्लो कम कर रहा है, इसलिए लीकेज क्या है, टैक्स। इंजेक्शन क्या है, गवर्नमेंट परचेजेस। इंजेक्शन क्या है, गवर्नमेंट परचेज। गवर्नमेंट खरीद रही है तो पैसा वापस से डालेगी, है ना, जो चीज़ खरीद रही है उस पैसा वापस डालेगी, इसलिए वो क्या है, इंजेक्शन। सो इंजेक्शन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट परचेजेस। आई होप आपको क्लियर है ये, ठीक है, ओके। यही चीज़ जो मैंने समझाई है वही चीज़ ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तब भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना, मैं चीज़ें कवर कर लूँगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अब 4 सेक्टर की बात। गवर्नमेंट पढ़ लिया हमने, हाउस होल्ड फर्म तो पढ़ ही लिया था, हाउस होल्ड फर्म और गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया। तो ये 4 सेक्टर क्या है, हर चीज़ सेम ही होगी, बस हाउस होल्ड फर्म, और यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एक बात बताओ, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इम्पोर्ट करता है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्पोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हाउस होल्ड ने बाहर किसी देश में सर्विसेज प्रोवाइड कर रखी थी, या बाहर उसके अंकल जी बैठे हैं या कोई बैठा हुआ है, तो वो अगर पैसे पहुंचा रहे हैं तो रेमिटेंसेज आते हैं, इनके पास क्या आता है, रेमिटेंसेज। जो भी पैसा मिलता है विदाउट रेंडिंग सर्विसेज इज नोन एज रेमिटेंसेज। बात आई समझ। कोई बाहर है उनके रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में जो कि पैसा अगर सेंड करते हैं उसे हम कहते हैं रेमिटेंसेज। फिर फर्म क्या करती है, फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करती है, गुड्स क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ क्या इंपोर्ट भी करती है, बिल्कुल करती है। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना हो, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना हो, वो भी फर्म करती है। तो ये रिलेशन है उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दैट इज 4 सेक्टर मॉडल। तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आता है। बात क्लियर हो गई अच्छे से, ग्रेट। तो ये था हमारा 4 सेक्टर मॉडल। अब एक बात बताओ, 4 सेक्टर मॉडल में लीकेज क्या है, लीकेज है इंपोर्ट, पैसा चला जाता है सर, उसमें से फ्लो में से निकल जाता है। बट इंजेक्शन क्या है, एक्सपोर्ट, पैसा आता है एक्सपोर्ट करने से, इसलिए वो क्या है, इंजेक्शन है। यहाँ तक क्लियर, ग्रेट। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 4 सेक्टर मॉडल में लीकेज और इंजेक्शन बताओ, कंफ्यूज हो जाना है वहाँ पे, इसलिए याद रखना, ठीक है। तो लीकेज और इंजेक्शन क्या है, अगर कोई भी विड्रॉल करते हो उसको हम क्या कहेंगे, लीकेज कहेंगे। बट अगर कभी, और इससे क्या होता है, फ्लो कम हो जाता है। इंजेक्शन क्या होता है, अगर आप कोई भी अमाउंट सर्कुलर फ्लो में ऐड करते हो उसको हम कहते हैं इंजेक्शन, इससे फ्लो इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, ग्रेट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है मैम? डोमेस्टिक और इसमें और आउटसाइड का फ़र्क है बेटा, वो डेफिनेशन में फ़र्क है। अब मैम इतना सा आंसर बस नहीं, प्लीज़ यहाँ पे नोट डाउन करना है, यहाँ पे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख के आओगे, ठीक है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट दोनों की डेफिनेशन लिख के आओगे और फिर उसके बाद जो है ये लाइन ऐड ऑन करोगे। प्लीज़ यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ठीक है? तो अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है भाई कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। किसका? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब समझो मेरी बात, जो ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि डोमेस्टिक इनकम में अगर आप जो बाहर से इनकम आ रही है उसको अगर ऐड कर देते हो तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाती है। जो मेरी इनकम है जो मैं इंडिया में कमा रही हूँ उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, और वहीं अगर मैं जो बाहर की इनकम है उसे मैं अगर ऐड कर लेती हूँ तो मुझे मिल जाता है नेशनल इनकम। मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। पूरे दुनिया की इनकम, पूरे वर्ल्ड की इनकम, दैट इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब हमारी कंट्री की इनकम, उसमें से बाहर की इनकम ऐड कर लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर लेती हूँ तो उसको मेरे को क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगी। ये फॉर्मूला प्लीज़ याद रखना, न्यूमेरिकल्स में पूछूंगी मैं, ठीक है? ओके चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। तो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है भाई? क्या हो गया आपको? मिट जाओ, ठीक है? चलो क्लियर, ओके। What is नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? जितना पैसा आया, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जितना आया माइनस जितना गया, उससे मेरे को नेट मिल जाएगा। उससे क्या मिल जाएगा? मुझे नेट मिल जाएगा। किसका? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, ठीक है? सो NFIA क्या होता है? जितना पैसा आया, फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेंडरिंग द सर्विसेज, ठीक है? एंड फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आप सेंड करते हो उन दोनों का ही अगर मैं डिफरेंस निकाल लूँ उसको हम क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जितना पैसा आया माइनस जितना गया उसका अगर मैं नेट निकाल लेती हूँ उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, सो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट? दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखो। दोनों में पता है क्या डिफरेंस है? एक तो पहले आपको डेफिनेशन लिख के आनी है नेशनल प्रोडक्ट की, ठीक है? फिर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, जब नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, देखो सेम डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ी थी, एक ही डेफिनेशन याद करके आप देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो सिर्फ एक डेफिनेशन से। बस थोड़े से चेंजेस करने हैं और आपको पूरा डेफिनेशन सेम होता है। यही है खासियत नेशनल इनकम की। सो ये है आपका सेम डेफिनेशन। यही सेम डेफिनेशन आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहाँ पढ़ रहे थे? यही सेम डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। देखो यहाँ पे सेम डेफिनेशन होगी, बस एड ऑन क्या करना है? एट अ मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में हम वैल्यू, वो जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करता है तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हो जाएगा। बट वहीं पे अगर मैं वो नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करूँ, किस पे कैलकुलेट कर रही हूँ? फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? एज द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट। सारे फैक्टर पेमेंट को ऐड कर लेते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। तो अगर मैं फैक्टर पेमेंट का सम निकाल लूँ तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डिफरेंस क्या है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है NIT का। दोनों में डिफरेंस किसका होता है? NIT का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैम नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स हमने गवर्नमेंट बजट सुबह ही पढ़ा था, GST, हाँ या नहीं? सब्सिडीज भी पढ़ा था। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हो तो मुझे मिल जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे क्या मिल जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। और यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हो, क्या करना है? ऐड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस मिल जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप NIT को ऐड करते हो तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में NIT को ऐड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्केट प्राइस मिल जाएगा। अब इसमें ना पता बहुत ज़्यादा लॉजिक्स हैं इसके पीछे भी कि ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या बना, बट एग्जाम्स क्योंकि पास में हमारे को लॉजिक्स में नहीं जाना, जो चीज़ है बस उसे समझना है, ठीक है? चलिए,
नेक्स्ट इज, क्योंकि मैं ये रिवीजन सीरीज करवा रही हूँ, मैं पूरे क्लासेस नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं हर एक चीज़ में डीपली नहीं समझा रही, जितनी ज़रूरत है एग्जाम में सिर्फ उसकी उतनी ही बात करूँगी मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम क्या होता है। जितनी भी नेशनल इनकम है उसको अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, जितनी भी पूरी इनकम है अगर उसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, उसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, उसे हम क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। और ये जो पर कैपिटा इनकम होती है बेसिकली है क्या, एक इंसान की एवरेज सैलरी निकल जाएगी ना, इससे क्या निकलेगा, एक इंसान की एवरेज सैलरी, तो उसी को हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट, एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर ईयर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री विद इट्स पॉपुलेशन के साथ अगर आप नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एट करेंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। इससे हमें एक चीज़ समझनी है क्या, कि जो करंट प्राइस जीडीपी होता है, जीडीपी एट करंट प्राइस होता है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी। तो कुछ भी पूछे भूलना मत, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे होता है, रियल जीडीपी आपका कांस्टेंट प्राइस पे होता है, ठीक है, ओके। मैम ये करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस क्या है, फॉर एग्जांपल 2020 है, 2020 है एंड 2022 है। अगर आप इसके प्राइजेस से ही 2022 और 2000 यहाँ पे मान लो ये है 2020, ये है 2021, ये है 2022, अगर आप इसके ही प्राइजेस से इसमें जितना प्रोड्यूस हुआ इसमें जितना, अगर इसी के प्राइजेस अगर आप हर साल, सिंपल भाषा में समझाते हो, सिंपल लैंग्वेज में, कि जो ये इस साल के प्राइजेस हैं वही अगर आप इस साल में लोगे और इसी साल में लोगे तो वो हो जाएगा कांस्टेंट प्राइस। मतलब एक बेस ईयर आपने ले लिया, उस बेस ईयर के प्राइजेस से ही आप हर साल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि हमारे को वैल्यू देखनी पड़ती है ना, उस वैल्यू के लिए हमारे को प्राइस देखना पड़ेगा ना। अगर वही प्राइस अगर आप सिर्फ एक बेस ईयर का लेते हो तो उसका हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस। बट आप हर साल का अपना अपना लोगे, मतलब इसका ना लेके जो 2020 में उसका लो, 2021 में जो है वो प्राइस लो और 2022 में जो प्राइस है वो लो, तो उसको हम कहते हैं करंट प्राइसेस, उसे हम क्या कहते हैं, करंट प्राइसेस। तो जीडीपी अगर आप करंट प्राइस में कैलकुलेट कर रहे हो उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, और अगर आप कांस्टेंट एक बेस ईयर का प्राइस लेके चलते हो तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस। जो चीज़ मैंने बोली है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैम इतनी बड़ी लैंग्वेज में लिखी हुई है, पढ़ोगे तो बिल्कुल सिंपल लगेगी आपको, ये आधी से ज़्यादा। ये तो भाई नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, नेशनल इनकम की क्या है, डेफिनेशन है। बस यहाँ पे क्या बोला, एट अ मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट ईयर, करंट ईयर में अगर जो मार्केट प्राइस चल रहा है अगर वो लेते हैं तो वो हो जाएगा एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल जीडीपी। क्या हो जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। बट वहीं पे अगर हम कांस्टेंट प्राइस, मतलब हम क्या ले रहे हैं, बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट प्राइस। बाकी डेफिनेशन तो नेशनल इनकम की है, हाँ या नहीं, देख रहे हो आप, एक डेफिनेशन से कितनी डेफिनेशंस आपको याद हो रही है। और इसको हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। तो भाई हमारे को नॉमिनल जीडीपी देखना चाहिए या रियल जीडीपी। अगर मैं एक इससे पूछूंगी ना, हर एक नॉमिनल बोलेगा, क्योंकि हम नॉमिनल में करंट प्राइसेस लेते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल लेती हूँ और आपको समझ आ जाएगा कि हम रियल जीडीपी क्यों लेते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्यों नहीं लेते। हम हमेशा क्या लेते हैं, रियल जीडीपी, इसलिए नाम ही रियल है। अब देखो बेसिकली रियल जीडीपी क्यों, फॉर एग्जाम्पल ये है 2020 और ये है 2021। यहाँ पे मैंने 100 प्रोड्यूस करा और यहाँ पे मैंने वापस से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। यहाँ पे भी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, यहाँ पे भी मैंने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे। तो क्या कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई? नहीं। तो जीडीपी बढ़नी चाहिए क्या? नहीं बढ़नी चाहिए। अब मान लो इसमें प्राइजेस थे 100 और इसमें प्राइजेस हो गए 150। क्या बात करो, यहाँ पे प्राइजेस 100, यहाँ पे 150। इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन बेसिकली। अब 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 10,000, हाँ या नहीं। और यहाँ पे 100 इंटू 150 कितना हो जाएगा, 15,000। बिल्कुल। तो अगर देखो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट नहीं बढ़ रहा। आउटपुट बढ़ रहा है क्या? नहीं, आउटपुट नहीं बढ़ रहा। 100 के 100 यूनिट्स हैं, कोई भी हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर नहीं हो रहा, बट स्टिल प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इसलिए हमें जब भी कंपैरिजन करना होगा, हम हमेशा एक बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि सही में क्या आउटपुट इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रेट। चलिए
तो विच इज़ बेटर, रियल जीडीपी इज़ बेटर बिकॉज हम क्या करते हैं इसमें, हम फिजिकल आउटपुट का चेंज ही कंसीडर करते हैं, वरना नॉमिनल में प्राइस का चेंज कंसीडर होता है। ठीक है, ओके। लिमिटेशंस, पर कैपिटा जीडीपी जो होती है, क्या उसको मैं बोल सकती हूँ कि अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इकोनॉमी में वेलफेयर हो रहा है? क्या मैं बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकते। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जीडीपी अगर इंक्रीज हो रही है तो ज़रूरी नहीं है वेलफेयर भी हो रहा हो। ऐसा क्यों मैम? देखो, सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमें पता है हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब मान लो अमीर और अमीर होता जा रहा है तो हमारी जीडीपी तो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बट भाई जीडीपी इंक्रीज हो रही है बट गरीब तो वैसी का वैसी है, उसका तो कुछ भला नहीं हो रहा। तो हम बोल सकते हैं कि जीडीपी इंक्रीज होने से वेलफेयर हो रहा होगा? नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनइक्वालिटी। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है? चेंज इन प्राइसेस। अभी मैंने बताया प्राइस के चेंज होने के वजह से जीडीपी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। जीडीपी असल में इंक्रीज नहीं हुई है, वेलफेयर नहीं हुआ है। गुड्स इंक्रीज होंगे तभी तो हमारा कोई फायदा होगा अगर प्रोडक्शन भी बढ़ रही होगी, बट प्रोडक्शन तो बढ़ नहीं रही है, प्राइसेस बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ती हुई दिख जा रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो ये भी हमारे लिए रीज़न है कि भाई हम नहीं कह सकते अगर जीडीपी बढ़ रही है तो वेलफेयर हो ही रहा होगा, पक्का नहीं है। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज मतलब फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उससे वेलफेयर होता है ना, होता है कि नहीं होता? अगर कोई भी हाउसवाइफ अपने सर्विसेज प्रोवाइड करके किसी का वेलफेयर कर रही है तो वो तो अच्छी बात है, बट क्या उसके बदले उसे पैसा दिया जाता है? नहीं। क्या वो उसकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं? क्या नहीं करते हैं। तो भाई ज़रूरी थोड़ी है कि जीडीपी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि वेलफेयर कितना हो रहा है कि कितना नहीं हो रहा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता सही से। नेक्स्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब मान लो जीडीपी इंक्रीज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो भाई ऑन एन एवरेज फिर भी वापस से रियल पर कैपिटा इनकम तो सेम रह गई ना, हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे भी वापस से अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और जीडीपी बढ़ रही है तो कोई भी इकोनॉमी में कोई भी वेलफेयर नहीं होगा। हाँ या नहीं? चलो, सो दीज आर द रीजंस फॉर द these are the limitations of the per capita income as an index for the economic welfare। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये क्वेश्चन को 4 मार्क्स के लिए, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको करके जाना। 4 या 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम क्या होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स बताओ। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ना होता है NDPHFC। NDPHFC इसको अभी दिमाग में इसको रखना, जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तब इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगी मैं। ठीक है, अभी बस दिमाग में क्या रखोगे आप, NDPHFC होता है डोमेस्टिक इनकम। वापस से बताऊंगी उस टाइम पे भी, अभी के लिए समझो। तो ये जो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम होता है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। इसमें क्या आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इसकी ना इंडिविजुअल डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बता दो या ऑपरेटिंग सरप्लस बता दो या मिक्स्ड इनकम बता दो। 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कंबाइन में ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? ओके। इसके अलावा इसका ना क्वेश्चन और एक और तरीके से क्या बन सकता है, देखो प्लीज़ ध्यान से, इसलिए मैं बोल रही हूँ पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको नॉलेज मिल पाए कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स, अगर वो पूछे 3 कंपोनेंट्स इन इनकम मेथड, वो पूछ सकता है 3 कंपोनेंट्स इन इनकम मेथड बताओ, तो उस टाइम पे आप ये 3 चीज़ें बताओगे। ठीक है, ओके। नाउ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, जितने भी वेजेस एंड सैलरीज है। कंपनसेशन मतलब ही क्या होता है, वेजेस एंड सैलरी जो आप किसी भी चीज़ के लिए कंपनसेट करते हो, रेम्यूनरेशन देते हो, उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो अगर किसी को भी आप पे आउट कर रहे हो, उसके सर्विसेज के लिए वेजेस एंड सैलरीज दे रहे हो, वो होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, दूसरी बात आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है? ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें आएगा आपका इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट और अदर सिमिलर इनकम्स। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और इसमें ना रॉयल्टी भी आती है। इसमें क्या आती है? रॉयल्टी। इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है और रॉयल्टी आती है। ये तीनों चीज़ें मिलके क्या हो जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ये 3 चीज़ें मिलके क्या हो जाएंगी? ऑपरेटिंग सरप्लस। बात आई समझ? ओके। अब एक चीज़ याद रखो, इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है,
रॉयल्टी भी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने जो प्रॉफिट है वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने प्रोवाइड करी है, कौन सी, क्या एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने प्रोवाइड करी है तो उससे इनकम हुई है, हाँ या नहीं? तो ये क्या है, ये इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है। ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बट ये सारी के सारे रेस्ट ऑफ ये 3 चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी जो है उससे इनकम जनरेट हो रही है। आपके पास लैंड है, उस पर रेंट मिल रहा है, आपके पास पैसा कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके पास कोई भी इंटेलेक्चुअल चीज़ है जिसके ऊपर रॉयल्टी मिल रही है, तो वो सारी के सारी क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। और बस प्रॉफिट क्या है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अगर दोनों ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। तो सम टोटल ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इनकम एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। बात आई समझ? ओके। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? अगर हम क्लासिफाई नहीं कर पाते कि भाई ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है या फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? हम अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते तब उसे हम मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं। हम किस में डाल देते हैं? मिक्स्ड इनकम में। क्लियर? ओके। ये जो स्टेप्स हैं आपके, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड? वैल्यू एडेड मेथड के स्टेप्स या इनकम मेथड के स्टेप्स, ये जितने भी आपके स्टेप्स हैं, ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आराम से समझ आ जाएगा। बस मुझे लग क्या रहा था कि वैसे तो न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल की जगह अगर पूछ ले कि स्टेप्स बताओ, मुझे नहीं जानना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, स्टेप्स बताओ, तो भाई स्टेप्स तो अपने आप समझ आ जाएंगे ना जब न्यूमेरिकल करोगे तो, ठीक है। तो स्टेप्स वही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तब इस पॉइंट को कवर कर लूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही था और ये सारी चीज़ें मैं अभी जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी हर एक चीज़ कवर कर लूँगी, डोंट वरी, ठीक है। जितना भी चीज़ बची हुई है, चाहे वो प्रिकॉशंस, आपके दिमाग में होगा कि मैम प्रिकॉशंस आपने कवर नहीं करे, जब आपको न्यूमेरिकल समझ आएंगे तभी तो आपको प्रिकॉशन समझ आएंगे, ठीक है। तो प्रिकॉशंस और डिफ़िकल्टीज़ वो चीज़ मैं आपको न्यूमेरिकल्स का टाइम पे कवर करवा दूँगी। टेंशन मत लो, हर एक चीज़ मैं कवर करूँगी, कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ओके, अब डे 2 शाम में हमने डे 2 का जो टारगेट था हमारा नेशनल इनकम, वो हमने कंप्लीट कर दिया। नेशनल इनकम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, सारी की सारी थ्योरी हमने कवर कर लिया। बुक खोल के देखो, हर चीज़ कवर हो गई है भाई। एक चीज़ रह गई, एक चीज़, सही में सॉरी, एक चीज़ अभी दिमाग में स्ट्राइक हुई। एक है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। एक फॉर्मूला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली क्या है कि अगर आप कभी भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी एसेट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू, उसकी स्टार्टिंग की वैल्यू और जो उसकी लास्ट की वैल्यू होती है वो हमेशा कम होती है। जो चीज़ आपने इन्वेस्ट कर रखी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी लैपटॉप खरीद रखा है, फॉर एग्जांपल वो लैपटॉप जो स्टार्टिंग में खरीदोगे और जब उसे बेचोगे उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी ना, तो वो जो वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन कहते हैं। और अगर आप जो स्टार्टिंग की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपकी लास्ट की वैल्यू मिल जाएगी आपको, हाँ या नहीं? बस यही एक चीज़ थी जो मैंने मिस कर दी। वो तो वैसे भी मैं न्यूमेरिकल्स में कवर करवा देती, बट थ्योरी में पूछी जा सकती है इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ याद क्या रखनी है, डेप्रीसिएशन को हम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। प्लीज़ इसे याद रखना। साथ ही साथ इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। दोनों ही मैम नाम है क्या? बिल्कुल, डेप्रीसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तीनों ही इसके डेप्रीसिएशन के नाम हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब कुछ नहीं बचा, अब सारे का सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। हमने मोस्टली 4 वीडियो 4 यूनिट खत्म हो चुके हैं, बस एक यूनिट बचा है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बस वो भी हम खत्म कर देंगे जैसे अब तक के हम करते हुए आए हैं। तो कल मिलेंगे आपसे सुबह, और सुबह हम करेंगे थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और शाम को करेंगे हम न्यूमेरिकल्स और चैप्टर खत्म, टर्म 2 का सिलेबस खत्म। चलिए, तो हमने 4 वीडियो 4 चीज़ें तो कर ली है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या? हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, दैट इज कल सुबह, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका आपको अभी लग रहा होगा मैम ने सैम्पल पेपर नहीं करवाया, सैम्पल पेपर मैं करवाऊंगी जब मैं न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी, ठीक है। इसका सैम्पल पेपर जब न्यूमेरिकल हो जाएंगे तब मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि वो है न्यूमेरिकल है उसमें, तो इसलिए मैं वो चीज़ तब कवर करवाऊंगी।
एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मैंने सारे के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इसमें कवर कर दिए हैं, तो इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस PDF डाउनलोड करो, PDF से सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लो। अब आपको आराम से याद हो जाएंगी, कोई टेंशन की बात है ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे नए चैप्टर के साथ और नए जोश के साथ। चलिए, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।